ये आप सभी, उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ने से पहले मूलभूत गणित पढ़ रहे हैं। मूलभूत गणित के आज हम लेक्चर नंबर 3 पर हैं। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है। त्रिकोणमिति में मैंने आपको क्या क्या बताया था बेटा? त्रिकोणमिति में हमने ये देखा था कि कोण क्या होता है, किसी भी कोण का साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो कोण 0 से 90 हो तो भी ज्ञात कर पाएंगे, 90 से ज्यादा हो या 360 डिग्री तक कोई भी कोण हमें मिल जाए तो हमने एक ASTC रूल पढ़ा था, जिसके माध्यम से हम कोई भी कोण का मान ज्ञात कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ बेटा हमने त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भी पढ़े थे, जैसे साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A माइनस बी क्या होता है, कॉस A प्लस बी क्या होता है, कॉस A माइनस बी क्या होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सूत्र थे बेटा, वो कौन कौन से थे? सब पहला था साइन 2A, जो कि होगा 2 साइन A कॉस A। इसी प्रकार से दूसरा जो था वो क्या था, कॉस 2A, जो कि था कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। फिर हमने थोड़ा बहुत द्विघात समीकरण देख लिया था। द्विघात समीकरण हमें लोअर स्टैंडर्ड से ही सॉल्व करते आता है ना, तो हमने बस एक बार रिवाइज किया कि कोई भी अगर मेरे पास एक द्विघात समीकरण होता है तो मैं उससे किस प्रकार से हल कर सकता हूं। अब आज की क्लास में हम बीज गणित पर और भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो द्विघात समीकरण था बेटा, वो भी बीज गणित का ही हिस्सा था। आज की क्लास में हम इस पर और भी महत्वपूर्ण बातें जैसे श्रेणी के बारे में जानेंगे और इसके आगे फिर हम अवकलन पढ़ना शुरू करेंगे। अवकलन के बाद में बेटा हम इसी चैप्टर में आगे चलकर समाकलन पढ़ेंगे। समाकलन के बाद में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण सी बात जो कि ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा ना? तो यह सब कुछ हमारा त्रिकोणमिति हो चुका है और ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज की क्लास में हम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणी में समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी आप लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके होते हैं। क्लियर है? तो समांतर श्रेणी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। और उसके बाद में हम द्विपद सन्निकटन पढ़ेंगे, है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमें आगे चल के फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। और उसके बाद में हम अवकलन पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी से। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि सर समांतर श्रेणी असल में होती क्या है। समांतर श्रेणी के एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम बेटा। जैसे मान के चलिए मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कुछ पद दिए गए हैं। तो सर ये तो 2 का पहाड़ा लिखा है। नहीं बेटा, ये 2 का पहाड़ा नहीं है, 2 का टेबल नहीं है। इसके अलावा ये असल में एक समांतर श्रेणी भी बना रहा है। अब ये समांतर श्रेणी कैसे बन रहा है देखो बेटा। किन्हीं भी 2 पदों के मध्य, है ना, अगर मैंने पहला पद द्वितीय पद लिया, द्वितीय तृतीय पद लिया, तृतीय और चतुर्थ पद लिया, तो इनके मध्य अगर मैं अंतर देखूं, जैसे यहाँ पे 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8, तो इनके मध्य कभी भी मैं अंतर देखूं बेटा, तो ये जो अंतर है यह हमेशा 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब कि ऐसी श्रेणी जिसमें मैं पहले पद, दूसरे पद, दूसरे तीसरे, ऐसे किसी भी nth पद क्या होगा देखो, nth पद, इसका मतलब क्या हुआ, nवां पद। यहां पर जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता मैं कहां तक बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, हो सकता है सवाल वाले यहाँ पे 50 पद दे दे या 10 पद दे दे, तो वो कोई भी पद पे सीरीज को या श्रेणी को खत्म कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे जनरल रूप में, है ना, जनरल रूप में क्या बोल देते हैं, nवां पद, nth पद। ठीक है, ये चीज हम आगे चलकर फिजिक्स में भी बहुत बार यूज करेंगे और ये गणित में भी खासतौर से बहुत उपयोगी होती है। जैसे मान के चलो आपने कोई भी एक फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला 2 कण के लिए है ना, आपने 2 कण के लिए बना लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 2 कण के लिए ही हो, वो 10 कण, 15 कण, 50 कण सबके लिए लगाया जा सकता है।
तो हम उसको nth के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। nth क्या हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस श्रेणी की बात करूं तो ये n का मान 24 हो सकता है, 26 हो सकता है ना। ऐसे nth पद तक मैं जा सकता हूं। तो कभी भी मैं इन्हीं भी दो पदों, पहले दूसरे तीसरे चौथे, इन पदों के मध्य अंतर देखो तो हमेशा अंतर कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी को मैं क्या बोलता हूं, समांतर श्रेणी। अब अगर सर इसमें हमें ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आती है तो और क्या महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। देखो बेटा, इसमें ये जो प्रथम पद है, इसे हम प्रथम पद को हम ए से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करेंगे, ए। अब इसी प्रकार से द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, है ना। तो बेटा देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर मुझे द्वितीय पद पाना था तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का योग किया। इसी प्रकार द्वितीय से तृतीय पद पाने के लिए फिर से 2 का योग किया, तृतीय से चतुर्थ पद पाने के लिए फिर से 2 का योग किया। तो ये जो 2 का बार बार मैं योग करते जा रहा हूं, तो ये जो 2 है यह हमारे लिए सार्वंतर कहलाएगा। अब इसे हम डी से चिन्हित करेंगे। तो अगर मैं ये समझूं कि मैंने प्रथम पद से द्वितीय पद कैसे निकाला, तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि सर प्रथम पद था ए और द्वितीय पद पाने के लिए मैंने यहां पर जो डी, जो मेरा सार्वंतर था, उसको जोड़ दिया इसमें। तो द्वितीय पद हो जाएगा मेरे लिए बेटा ए प्लस डी। इसी प्रकार से तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद सर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। ये लिखेंगे सर द्वितीय पद कितना है, ए प्लस डी, और इसमें डी फिर से जोड़ दो, है ना। इसमें क्या करो, डी का योग और कर दो, क्योंकि डी 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 है ना, ये जो हमारा 2 2 2 है वो जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो तृतीय पद आया, मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, ये डी प्लस डी 2d हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा ए प्लस 2d। तो इसमें मुझे एक बहुत रोमांचक सी बात समझ में आई कि सर प्रथम पद था ए, द्वितीय पद था ए प्लस डी, तृतीय पद हो रहा है ए प्लस 2d। तो क्या तुम चतुर्थ पद मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, हम चतुर्थ पद बता सकते हैं। ये हो जाएगा सर यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर 2d था तो यहाँ पर अब हो जाएगा 3d। ठीक है बेटा, तो यहां पर मुझे ये समझ में आ रही है बात कि सर यहां पर मुझे जो भी नंबर का पद चाहिए, जैसे मुझे दूसरा पद चाहिए तो मुझे डी जोड़ना होगा, मुझे तीसरा पद चाहिए तो मुझे 2d जोड़ना होगा ए में। ठीक है, तो अगर मान के चलो ऐसे ही मैंने तुम्हें बोला होता, सोचो ध्यान से, है ना, बढ़िया तरीके से मैंने बोला तुम्हें कि मुझे 10वां पद चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? सर 10वां पद पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पद में आप 9 बार डी जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये समझ में आ रहा है सर हमें यहां से, तो यहां पर हम 9 बार डी जोड़ दे तो ये मेरे पास 10वां पद बन गया। तो मान के चल मुझे ऐसे ही nth पद निकालना। nth पद क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 50वां, कोई भी पद हो सकता है। तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा an। an क्या है बेटा, ये nth पद है मेरा, और इस nth पद को पाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा a प्लस, देखो ध्यान से, तीसरे के लिए यहां था 2, चौथे के लिए था यहाँ 3, 10वें के लिए था यहाँ 9। तो अगर मैं nth पद पाना है ना, nth पद क्या हो सकता है, 50वां, 60वां, कोई भी पद हो सकता है। तो उसको पाने के लिए मुझे यहाँ पर n-1 इंटू डी करना पड़ रहा है। बेटा जो भी पद मैं लिख रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है। मतलब ये 10वां था तो यहाँ 9 आया, 10 माइनस 1, तीसरा था तो यहाँ 2 आया, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं, तीसरा था तो 2 आया, मतलब 3 माइनस 1। तो ये इस प्रकार से मैं एक व्यापक रूप तैयार कर सकता हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसी प्रकार से nth पद a प्लस n-1 इंटू डी। ये व्यापक पद किसके लिए आ गया, ये व्यापक रूप किसके लिए आ गया बेटा, यह समांतर श्रेणी के लिए आया है। ठीक, अब इसमें और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आगे चलकर हमें काम आएगी बेटा, वो होता है कि सर किन्हीं भी n पदों का अगर मुझे योग निकालना है तो मैं कैसे निकाल दूंगा। तो ये जो योग होगा बेटा, हम इसे Sn से चिन्हित करते हैं। S मतलब सम, है ना, अंग्रेजी में योग का मतलब क्या होता है, सम, जोड़। ठीक है, तो हम इसे Sn से चिन्हित करते हैं। अब Sn का फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है n/2, है ना, ये होता है a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी। तो मैं चाहूं तो इसे देखो यार, a प्लस a को 2a भी लिख सकता हूं, n-1 इंटू डी, है ना।
अब देखो और रोमांचक सी बात, यहां पर बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है वास्तव में? सर a प्लस n माइनस वन इंटू डी आपने अभी बताया nवा पद है या nth पद है, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n/2 a क्या हो गया प्रथम पद प्लस nवा पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा nवा पद कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर समांतर श्रेणी का योगों का एक और बढ़िया सा फॉर्मूला ना, मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको शायद थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यह चीजें हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। अब इस पे आधारित एक दो छोटे छोटे से सवाल कर लेते हैं पहले, ठीक है बेटा, है ना। इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल कह रहा है दी गई समांतर श्रेणी 4, 8, 12 और कहां तक जा रहा है 64 का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब इन सब का योग ज्ञात करना है मुझे। तो कैसे कर सकता हूं, देखो इसके हल में क्या लिखेंगे हम। इसका अगर हल देखें तो हमें सबसे पहले पता चला कि प्रथम पद है 4, ठीक है। फिर जो सार्वांतर है मतलब इन दो पदों के मध्य अंतर, तो सर यहां पर इनके मध्य अंतर मतलब 8 माइनस 4 हो गया, 12 माइनस 4 फिर से 4 हो गया। तो ये बड़ी आसानी से मैंने ए और डी निकाल लिया। अब अगर मुझे इन सभी पदों का योग चाहिए बेटा, तो मैं लिख सकता हूं सर Sn होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या मैं लिख सकता हूं Sn होगा, हम यहां पर लिख सकते हैं Sn होगा सर n/2 a प्लस an, है ना। an क्या है nth पद, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए। मैं चाहे ये फॉर्मूला लगाने की सोचूं या ये वाला फॉर्मूला लगाने की सोचूं, मुझे n का मान तो पता ही नहीं है कि कितने पद है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा n क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमें पता चला सर कि an मतलब nth पद या nवा पद क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब nth पद, nवा पद क्या है मेरे पास 64 बराबर होगा a क्या है प्रथम पद 4 प्लस, अब 4 से 64 जाने में कितने पद आ गए वो मुझे निकालना है n का मान। तो ये हो जाएगा बेटा n माइनस वन इंटू, यहां पर इनमें जो सार्वंतर है वो कितना है 4। बस अब इसको हल कर कर हम n का मान ज्ञात करेंगे। क्या आ रहा है देखते हैं, ये हो जाएगा सर 64 माइनस 4 मतलब हो गया 60 बराबर n माइनस वन गुणा 4। तो 4 का यहां पर भाग दे दो, क्लियर है बेटा। तो ये यहां पर 4 के पहाड़े से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 15, है ना। 15 गुणा 4 60 होता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं सर कि ये हो गया 15 बराबर n माइनस वन, या n का मान आ चुका है मेरे पास 15, ये एक इधर आएगा बेटा तो इसमें योग हो जाएगा, तो 15 घन 1 16 आ चुका है। तो n का मान मेरे पास कितना है 16। अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये बात आपको बिल्कुल बेसिक से हर बात समझनी ही होगी कि जो भी मैं करूं उसमें गधा हम्माली ना हो, है ना। हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें बायोलॉजी पढ़ना है, हमें डॉक्टर बनना है ना। हमें हम्माली नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है ना। तो तुम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो इसमें बहुत मजदूरी है, क्यों, क्योंकि 2a n माइनस वन इंटू डी से मल्टीप्लाई करोगे। उससे बेहतर अगर तुम्हें an पता है, nth पद पता है, तो यार ये फॉर्मूला यूज करो ना सीधे, तो मजदूरी भी नहीं होगी और आसानी से आंसर भी निकल जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं Sn बराबर हो जाएगा सर n माइनस वन इंटू a प्लस n माइनस a प्लस an। n का मान कितना है, n का मान निकाला सर हमने 16, तो 16/2, पहला पद कितना है 4 धन 64, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 8, और इसका अगर हम योग करेंगे तो हो जाएगा 68।
क्लियर है बेटा? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको यही करना है, करो यार, तुम ये करो, लेकिन आंसर वही आएगा, तो क्यों फालतू में मेहनत करना है चीजों के पीछे। एक बार इसका गुणा कर लो, ये सर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 544, 544, एक बार गुणा करके देखो, यही आएगा। तो मेरा जो आंसर है वो 3 आ चुका है बेटा। 8 8 जा 64 होता है, 6 कैरी ओवर जाएगा, 8 6 जा 48 होता है, उसमें 6 का योग करोगे तो 54 54 आ जाएगा। तो 5 4 4 544 मेरा सही जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार की और बातों को लेकर। देखो बेटा, अभी हमने जो समांतर श्रेणी पढ़ी उसमें हमने नॉर्मल सी बातें समझ ली, लेकिन अब हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि अगर मेरे पास मुझे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो क्या ये निकाला जा सकता है? बिल्कुल बेटा। देखो, n प्राकृत संख्याएं क्या होगी? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, ऐसे ही धन करते जाओ nth पद तक। n का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या समांतर श्रेणी बन रही है? बिल्कुल भाई, समांतर श्रेणी है ये। इसमें प्रथम पद जो है वो 1 है, यहाँ पर जो सार्वंतर है, मतलब इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आ गया? फिर से 1 आ गया। और आखिरी पद कितना है सर? nth पद। देखो यार, nth पद n ही होगा। क्यों? क्योंकि यार तुम तो गिनती लिख रहे हो 1 से, है ना? तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो कर रहे हो। तो अगर मैं तुमसे बोला कि तुम्हारा तीसरा पद कितना है, तो सर तीसरा पद 3 है। पांचवा पद कितना है? सर पांचवा पद 5 है। पहला पद कितना था? 1 था। 10वां पद कितना होगा? 10वां पद 10 होगा। 18वां पद कितना होगा? 18 ही होगा। तो वैसे ही मैंने बोला तुम्हें कि nवां पद कितना होगा, तो वो n खुद ही हो गया, है ना? n का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें आसानी से हम योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना? अब फिर से कहानी वही है, तुम्हें nth पद पता है, पहला पद पता है ना? यहाँ पे सार्वंतर पता है। तो अब तुम क्यों गधा मजदूरी करोगे, है ना? यहाँ पर लिखोगे n/2 a प्लस n-1। तो इसे हम लिख सकते हैं n/2। प्रथम पद कितना बेटा? 1, और nth पद है n। तो ये आसान सा फॉर्मूला बन गया, जिसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं n × n+1/2। क्लियर है? तो ये आप याद सा ही रख लो, क्योंकि ये जगह जगह हमें फिजिक्स में काम आएगा, है ना? और इसका उपयोग हम सीधे कर लेंगे। हर बार हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये वाले योग का फॉर्मूला लगाऊं या कुछ लगाऊं, है ना? हम सीधे ये देखेंगे कि अगर मेरे पास n प्राकृत संख्याएं होंगी तो उसके लिए हम कर लेंगे n × n+1/2। क्लियर है? अब ऐसे ही दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर इन n संख्याओं का वर्ग हो गया, n प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो गया, तो उसका योग कैसे करेंगे? तो बेटा देखो, इसको गणित में आगे चलकर पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें सर इतना गणित नहीं पढ़ना, हमें तो वो गणित पढ़ना है जिससे हमारा फिजिक्स बन जाए और हम डॉक्टर बन जाए। तो उसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, ये होगा n × n+1 × 2n+1/6। क्लियर है? तो ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा यार। इसी प्रकार से अगर n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग हो गया, मतलब इनका क्यूब हो गया, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 5 का क्यूब, ठीक है? तो इनका अगर योग करना है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का वर्ग। तो देखो यार, मेहनत बच गई फिर से, वाह भाई वाह। कैसे बच गई? यहाँ पर यार ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो एक ही है, बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना हमको कि सर इसका हमने असल में स्क्वायर कर दिया। n × n+1/2 था, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए? n प्राकृत संख्याओं के घनों के लिए। क्लियर है? छोटी सी बात, ठीक है? चलो भाई, हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी ये जो सब कुछ हमने पढ़ा, ये समांतर, है ना? जो हमारे पास समांतर श्रेणी थी उसके लिए हमने सारी जानकारी हासिल कर ली। ये जो फॉर्मूले पढ़े, इस पर बेस एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं हम पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम श्रेणी में ही गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। एक छोटा सा सवाल कहता है सर कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमने फॉर्मूला सीखा n × n+1/2।
तो n प्राकृत संख्या है ना, तो कितनी, प्रथम 50, तो हो जाएगा 50 गुणा 50 धन 1 बटा 2, तो ये 50 बटा 2 हो जाएगा 25 गुणा ये हो जाएगा 51। क्लियर है बेटा? तो बस इसको हल कर लो यहां से, तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर ये हो जाएगा यहां पर 25 एकम 25, कैरी ओवर होगा 2, 25 गुणा 5 जो होगा वो 125 होगा, उसमें 2 का योग करोगे तो 127 हो जाएगा, मतलब 1275 मेरा जवाब आ गया बिल्कुल चुटकी बजाते से। समझ रहे हो कैसे खतरनाक ट्रिक है यार, ये खतरनाक ट्रिक है ना। ये वाला फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर सकते हैं और ये हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि यार सर हमें अगर n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो मुझे अब बार बार सोचना नहीं है, मैं सीधे उठा दूंगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2, बताओ कितनी संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमने इसका एक एग्जांपल करा। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी पर। अभी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है पहले ये समझना होगा। देखो अभी जैसे हमने समांतर श्रेणी पढ़ी वैसे ही हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते गुणोत्तर श्रेणी के लिए। देखो बेटा मान के चलो मेरे पास कुछ ऐसा है 2 4 8 16 32 64 है ना, ऐसा अगर मेरे पास ऐसी अगर एक श्रेणी है तो मेरे प्यारे बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि सर अब आप क्या कर रहे हो, आपने इसमें गुणा 2 किया, फिर इसमें गुणा 2 किया, फिर इसमें गुणा 2 किया, फिर 16 में 2 का गुणा किया तो 32 आ गया, 32 में 2 का गुणा किया तो 64 आ गया। तो ये तो चलता ही जाएगा। क्लियर है बेटा, है ना। तो ये बातें तो बढ़िया से चमकी सर हमें कि हाँ अब आप क्या कर रहे हो, वास्तव में पहले आप योग कर रहे थे, अब आप अगला पद पाने के लिए किसी एक संख्या का गुणा कर रहे हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि इन दोनों संख्याओं में है ना मैं अनुपात देखूं अब, तो अगर मैं 4 बटा 2 करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा सर। इन दोनों संख्याओं में अनुपात देखूंगा कितना आएगा, 8 बटा 4 फिर से 2 आएगा सर। इन दोनों संख्याओं में सर 16 बटा 8 फिर से 2 आएगा। तो बेटा असल में क्या हो रहा है, जैसे हमें पीछे समांतर श्रेणी में किन्हीं भी 2 पदों के बीच में अंतर एक समान था, वैसे ही यहाँ पर ना प्रथम पद द्वितीय तृतीय पद चतुर्थ पद है ना, फिर पंचम पद, कैसे भी अगर मैं 2 लगातार पद लूं तो उनके में अनुपात जो है वो समान आएगा। और हमेशा अनुपात कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2 2 है ना। अगर ऐसी श्रेणी भी बनाई जा सकती है इसमें 3 3 3 3 आ जाए, 4 4 4 4 10 10 10 10, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है छोटी सी कहानी। अब हम ये समझते हैं कि जैसे हमने वहां पर nth पद लिखा था वैसे इसमें भी nth पद को क्या लिखेंगे। तो बेटा देखो यहां पर जो अनुपात आ रहा है ना, अनुपात आ रहा है मतलब कि 2 पदों के मध्य अनुपात, उसको मैं R से चिन्हित करूंगा है ना। जैसे वहां पर अंतर को D से चिन्हित किया था वैसे यहाँ पर अनुपात को हम R से चिन्हित करेंगे, तो ये भी R हो गया है ना। ये सब क्या है, हमारे R हो गए असल में। अब सोचो अगर मेरे पास प्रथम पद को फिर से मैंने एक A बोल दिया, तो मैं द्वितीय पद किस प्रकार ज्ञात कर सकता हूं। तो सर द्वितीय पद हम ज्ञात कर सकते हैं A, इसमें क्या किया, गुणा 2 किया, मतलब 2 क्या मेरा R है। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं तृतीय पद ज्ञात करूंगा तो वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकता हूं, सर ये ज्ञात कर सकते हैं हम A गुणा R। देख AR तो मेरा द्वितीय पद था, द्वितीय पद में मैंने फिर से R का गुणा किया तो ये मेरे पास तृतीय पद आ गया। फिर से देखते हैं, प्रथम पद A था, द्वितीय पद है मेरे पास A गुणा R, ये वाला पद क्या है, A गुणा R। अब इसमें मैंने फिर से R का गुणा किया तो मेरे पास तृतीय पद बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं A R का वर्ग। अगर तुम्हें बातें चमक रही हो तो मजा आ गया जिंदगी का। मैं इसमें फिर से nth पद का वैसे ही फॉर्मूला बना सकता हूं जैसे मैंने पीछे बनाया था। फिर भी एक बार कर देख लेते हैं, तृतीय पद के बाद में चतुर्थ पद कैसे ज्ञात करोगे, सर ये यहाँ पर होना चाहिए A R की घात 3। क्यों, क्योंकि तृतीय पद में R की घात 2 था, द्वितीय पद में R की घात 1 था, प्रथम पद में R की घात 0 था। अरे मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, R की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 करूंगा मैं
तो वो 1 आता है, तो ये ए ही लिखा है। तो बस समझने के लिए, बेहतरी के लिए मैंने समझ लिया, जैसे प्रथम पद में r की घात 1, द्वितीय में r की घात 2, सॉरी 1, प्रथम में r की घात 0, द्वितीय में r की घात 1, तृतीय में r की घात 2, चतुर्थ में r की घात 3। ऐसे अब nवें पद में अगर मैं समझूं तो क्या होगा? सर nth पद में लिख सकते हैं a r की घात n-1। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये मुझे nth पद पता चल गया। अब इसी प्रकार से इनका योग क्या हो सकता है वो भी समझ लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा, यहां पर हमने इसका व्यापक रूप समझ लिया। व्यापक रूप हो गया ए आर का वर्ग, ऐसे ही चलते जाएंगे ए आर की घात n-1 तक, है ना। तो यहां पर ए हमारा प्रथम पद हो गया, आर हमारा सार्व अनुपात हो गया। जैसे वहां पर सार्वंतर था तो यहां पर क्या हो गया, सार्व अनुपात लिख लिया हमने। और अब इसमें जो योग के फॉर्मूले होते हैं, है ना, उसमें 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं यार, इन पर ध्यान देना, है ना, ध्यान समझना, बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखो क्या होता है, असल में जो गुणोत्तर श्रेणी है ना, वो 2 प्रकार की हो सकती है। सिर्फ 2 प्रकार की कैसे हो सकती है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें r का मान 1 से बड़ा हो, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनुपात जो आ रहा है ना, जो सार्व अनुपात आ रहा है वो 1 से बड़ा हो। जैसे यहां पर देखा था हमने कि सर ये 2 था, तो 2 1 से बड़ा है। मैं यहां पर चाहता तो एक ऐसी श्रेणी भी बना सकता था जो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे कुछ चलती जाती। तो अगर मैं यहां पर समझूं, इसमें सार्व अनुपात कितना आया है, तो इन दोनों पदों का अनुपात सर 1/4/1/2। तो देखो यार, अच्छा सर ये कैसे हल करेंगे, ये तो जीवन का सबसे कठिन गणित है। देख यहां पर, अगर मेरे पास, है ना, मुझे पता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह जहां भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर मैं बता दूंगा, है ना, चिंता मत करो, मुझे पता है ना, नीट वाले बच्चे कहां कहां पर सर कर सकते हैं, है ना, कहां कहां पर समस्या आ जाती है। पिछले 6 साल से हम यही करते आए हैं। देखो, तो अगर a/b और b/c/d के रूप में अगर तुम्हारे पास कोई भी यहां पर भाग हो या कोई भी अनुपात हो, ऐसा कुछ सॉल्व करना हो, तो इसमें ध्यान रखना बेटा, जो b है वो तो नीचे आ जाएगा और जो एकदम नीचे था ना, वो घूमकर ऊपर चले जाएगा, है ना। ऐसा कुछ होगा कि यहां पर b नीचे दबेगा, d घूमकर ऊपर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा b गुणा d बटे में c गुणा b। बात चमकती है, क्या होगा, a गुणा d और c गुणा b। अरे यार बेटा, अगर मैं भाग और गुणा में अंतर क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं a का भाग 2 1/c से, तो क्या लिखा हुआ है, a का भाग a/1/c से, तो क्या लिखा हुआ है, अरे c गुणा a लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखेगा। तो इसको घुमाकर ऊपर ले जाऊं, या अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, सर ये लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको यार घुमा दूं। अगर मैंने भाग दिया है, भाग से गुणा में जाना है, तो क्या करते, घुमा देते ना, इनवर्स ले लेते ना। ऐसे ही तो बचपन में मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा था, मल्टीप्लाई सीखने के बाद डिवाइड में ऐसे तो बता दिया था कि इसको घुमा ले, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा c हो गया। चलो भाई, तो हम यहां पर काम की बात पे आते हैं। फिर से हम ये समझ रहे थे कि सर यहाँ पे अनुपात कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 घूमकर ऊपर चलेगा, 4 नीचे आ गया है, तो ये हो गया 1/2। यहां पर 2 पदों के बीच में अनुपात देखूंगा तो 1/8/1/4, तो 4 घूमकर ऊपर जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर से ये 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर अनुपात जो है वो 1/2 आ रहा है, तो ये 1 से कम है। क्लियर है कहानी। तो जब भी अनुपात 1 से कम होगा तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और अनुपात 1 से ज्यादा होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे इनके योग के लिए। तो अगर अनुपात 1 से ज्यादा होता है तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे a गुणा 1 - r की घात n बटा 1 - r। लेकिन अगर अनुपात 1 से कम हो गया तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s ∞ = a/1 - r। ठीक है, अब यहां पर
अनंत पद क्यों आ रहे हैं ये भी हम समझते हैं, है ना। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सी बात बेटा, पूरे फिजिक्स में जहां पर भी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी तो याद रखना 99% टाइम, है ना, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, एक आधे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स में, पूरे नीट में 99% टाइम यही फॉर्मूला उपयोग करेंगे अनंत पदों के लिए, A/1 - R वाला फॉर्मूला। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम और इसको समझते, इसका फील लेते सर कि ये क्या है अनंत पद का चक्कर। तो इसके लिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिखा था उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल लेते, यही एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक बार योग करके देखते हैं, है ना। तो हमें पता चलेगा और वाकई में फील आएगा कि यार ये अनंत पद क्या चक्कर है, अनंत पद क्यों बने। तो देखो बेटा, यहां पर मान के चलो मेरे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें लिखा है 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 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 अनंत तक, है ना। अब ये अनंत क्यों है, ये ऐसा सिंबल क्या है अनंत का। देखो इसको ऐसा समझते हैं हम, मान के चलो मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, बहुत सारी डेयरी मिल्क है, क्या है भाई डेयरी मिल्क, ठीक है। तो अब यह सारी डेयरी मिल्क मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं, तो अब मेरे दिमाग में आया एक तूफानी आइडिया, मैंने बोला कि मेरे पास ये एक डेयरी मिल्क है ना, इसमें से बहुत सारे खांचे बने हुए होते हैं ना, तो ऐसा मानो ये डेयरी मिल्क है। फिर मैंने सोचा कि ये एक डेयरी मिल्क उठा के तुम्हें दे दी, ठीक है। अब मैं जब भी तुम्हें अगला हिस्सा या अगला टुकड़ा दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें जितना मैंने पिछली बार दिया था उससे आधा दूंगा, जितना दे रहा हूं मैं उससे आधा दूंगा, ठीक है। मंजूर है? बोलो भाई मंजूर है? और ऐसा देती जाऊंगा हमेशा देते जाऊंगा, है ना। मतलब मान के चलो तुम्हें आज से डेयरी मिल्क देना शुरू करा मैंने, तुम डॉक्टर बन गए तब भी मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दे रहा हूं। मंजूर है क्या? देखो भाई मैंने तुम्हें पहले दी एक डेयरी मिल्क, अब मैं एक दे दी, फिर अगले दिन मैं तुम्हें एक की आधी डेयरी मिल्क दूंगा, तो अब मैं तुम्हें आधी डेयरी मिल्क दे रहा हूं, ठीक है। तो एक डेयरी मिल्क तो सर खत्म हो गई, अब आधी डेयरी मिल्क दी आपने हमें, चलो बहुत बढ़िया बात। अब इसके अगले दिन मैंने तुम्हें आधी की आधी डेयरी मिल्क दी, मतलब अब मैं तुम्हें इतना बड़ा टुकड़ा दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये भी बढ़िया मजेदार सी बात, सर इतनी डेयरी मिल्क मिली बहुत है, इतने में हम खुश हैं। फिर मैंने तुम्हें इसके आधी डेयरी मिल्क दी, अगला दिन में इसकी आधी डेयरी मिल्क दी, ठीक है। चलो इतनी डेयरी मिल्क मिली तुम्हें, फिर मैंने इसकी भी आधी डेयरी मिल्क दी तुम्हें, तो इसकी आधी डेयरी मिल्क इतनी हो जाएगी, तो अभी तुम्हें एक टुकड़ा तो मिल ही गया। तो तुम बोलोगे सर ठीक है इतनी डेयरी मिल्क मिली मुझे, फिर मैंने तुम्हें इसकी आधी डेयरी मिल्क दी तो फिर तुम्हें इतनी डेयरी मिल्क मिली। तुम्हें कुछ चक्कर समझ में आ रहा है? मूर्ख बनाया जा रहा है तुम्हें, है ना। तुम्हें अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो तुम्हें और आधी और आधी और आधी डेयरी मिल्क मिलती जा रही है, भले ही तुम्हें मिलेगी अनंत समय तक, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद तुम क्या बोलोगे, सर इतना सा टुकड़ा कहाँ जाएगा ये, है ना। अब फिर अगले दिन में इसका भी आधा टुकड़ा दूंगा मैं तुम्हें, तो सर इतना छोटा सा, हाँ इतना ही छोटा मिलेगा भाई, है ना। अब तुमने ही वादा किया था कि सर देते जाओ चॉकलेट, है ना। फिर इसका भी आधा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में इसका भी आधा टुकड़ा मिलेगा, तो इसका आधा टुकड़ा तो इतना सा हो जाएगा, फिर ये भी हट गया, अब इसका भी आधा टुकड़ा, तो इसका भी आधा टुकड़ा इतना सा, फिर इसका भी आधा, मैं तो देते रहूंगा, मैं रोज दूंगा तुम्हें अनंत तक, है ना। तो क्या तुम्हें समझ में आई कहानी कि सर एक काम करो, आप थोड़े दिन ही दो हमें, फिर मत दो, है ना। क्यों क्या मिल रहा है हमें, थोड़े दिन तक तो इतनी बड़ी चॉकलेट से शुरुआत हुई थी, एक दिन तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे इतनी बड़ी डेयरी मिल्क मिली, है ना। पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में जाकर चले मुझे डेयरी मिल्क मिली। अगले दिन उसकी आधी मिली तो भी मजा आया, उसकी आधी मिली तो भी मजा आया, उसकी आधी मिली तो भी मजा आया, लेकिन धीरे 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 इतनी सी मिल रही है, थोड़े दिन बाद तो इतनी सी मिलेगी, उसके बाद इतना सा टुकड़ा दूंगा मैं तुम्हें लाकर, तो तुम क्या बोलोगे, सर बस काफी है ना, अब मत दो। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा इसमें कि अगर मैं इन सब का योग करूं, है ना, मतलब एक दिन मैंने तुम्हें बोला कि कितनी डेयरी मिल्क मैंने तुम्हें खिलाई आज तक, ये बताओ, तो तुम बोलोगे सर थोड़े दिन तक तो आप खिला रहे थे बढ़िया से, लेकिन उसके बाद में अब आप कुछ नहीं दे रहे हो, बस आते हो मजे करते हो, थोड़ी सी देखे जाते हो, है ना, वो पता नहीं मेरे हाथ में भी नहीं आती है, गिर जाती है। तो ये वही चीज है असल में, है ना। क्या हो रहा है बेटा, मैंने तुम्हें एक दी, फिर आधी दी,
फिर उसकी आधी दी, फिर उसकी आधी दी, फिर उसकी आधी दी। तो यार अगर मैं इन पदों का अनंत तक भी योग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि थोड़ी ही देर बाद अगर इनके पदों की संख्या बढ़ती जाएगी तो थोड़ी ही देर बाद ये इतने छोटे पद हो जाएंगे, इतने छोटे पद हो जाएंगे कि इनका अस्तित्व में रहना ना रहना बराबर सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो गुणोत्तर श्रेणी है ना, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें अनुपात 1 से कम हो या ये घटते चले जा रहे हैं इन्हें पदों के मान, तो उसमें अनंत पदों का योग कर सकते हैं। इसके पहले वाले में नहीं कर सकते। यहां पर जो था इसमें थोड़ी ना करोगे और इसमें अनंत पद, इसमें थोड़ी ना मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं रोज तुम्हें डबल डबल करके चॉकलेट दूंगा, है ना, ऐसे तो हम लूट जाएंगे। 2 दी, फिर 4 दी, फिर 8 दी, फिर 16 दी, फिर 32 दी, फिर 64 दी। थोड़ी देर में तो तुम्हारी चॉकलेट की कंपनी खुल जाएगी, इतनी चॉकलेट आएगी, ट्रक भर भर के चॉकलेट आ रही है। तो इसमें अनंत पदों का योग नहीं करेंगे हम। क्लियर है कहानी? तो किस में करेंगे? इस प्रकार की श्रेणी में करेंगे। चलो भाई, तो एक बार हम अब योग कर देते हैं। क्या आएगा बताओ? एस एन का फॉर्मूला बताया सर आपने, a बटा 1 माइनस आर। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है सर 1, आर कितना है? आर है 1 बटा 2। अरे अभी बताया मैंने, आधा आधी आधी चॉकलेट करके देख लेते फिर भी। 1 बटा 2 बटा 1 है ना, द्वितीय पद बटा प्रथम पद करना, उल्टा मत कर देना। तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा 2, फिर तृतीय पद बटा द्वितीय पद, फिर से आएगा 2 बटा 4 या 1 बटा 2, है ना, और ऐसे ही चलते जाएगा। तो अगर मान उठा कर रखूं तो ये क्या आएगा? देखो मजा आएगा इसमें, है ना। ये होगा 1 बटा 1 माइनस 1 माइनस 1 बटा 2। तो 1 में से आधा गया, आधा बचा, तो ये बचेगा 1 बटा 1 बटा 2। तो 2 पलटी खा के ऊपर चले गया, तो यहां पर 2 बचा। मतलब कि अगर मैं तुम्हें अनंत तक, है ना, अनंत तक भी मैं तुम्हें चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े देते जाऊं तो अनंत दिनों बाद तुम्हारे पास केवल 2 चॉकलेट आएगी। पहले दिन तो 1 आ गई थी, फिर उसके बाद में अनंत दिन लगेंगे तब जाके तुम्हारे पास 2 चॉकलेट होगी, वरना तुम्हारे पास 1 ही चॉकलेट या उसके थोड़े थोड़े टुकड़े बचेंगे। क्लियर है कहानी? तो भाई ये चमत्कार होता है गुणोत्तर श्रेणी का। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम द्विपद सन्निकटन क्या होता है ये समझते हैं। ये एक बहुत छोटी सी बात होती है, इस पे आधारित क्विज में मैं एक सवाल भी करा दूंगा आपको, है ना, और इसका उपयोग पूरे फिजिक्स में हम 1-2 ही जगह करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम मूलभूत गणित पढ़ रहे, तो इसमें सारी चीजों के साथ साथ ये भी एक छोटी सी बात होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर है बेटा? है ना, ये इसका उपयोग जहां फिजिक्स में हम करेंगे उस दिन भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार उस दिन देखो, याद करो, मैंने मूलभूत गणित में तुम्हें बताया था। तो तुम बोलोगे सर याद नहीं आ रहा, फिर मैं बोलूंगा कि चलो फिर से मैं बता देता हूं, है ना, कोई बात नहीं। देखो यहां पर अगर मान के चल मेरे पास कुछ ऐसा हो 1 प्लस एक्स की घात n, है ना, जैसे मेरे पास अभी सर ऐसा होता है कभी कभी a प्लस बी का वर्ग, ऐसा होता है कभी? हाँ सर। तो अगर मेरे पास a प्लस बी का वर्ग होता है तो मैं इसे लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया बात। तुम्हारे पास a माइनस बी का वर्ग होता है तो क्या करते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर घात 3 भी हो जाएगी तो भी मैं कुछ सूत्र लिख सकता हूं। लेकिन ये n है, ये n कुछ भी हो सकता है। n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, माइनस 1 बटा 3 हो सकता है ना, कोई भी मान आ सकता है इनका, माइनस 1 बटा 2 हो सकता है। तो अब क्या होता है बेटा, इसमें एक सीरीज होती है। सीरीज मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास 1 प्लस एक्स की घात n लिखा हुआ है, इसको खोलने का, एक्सपांड करने का तरीका होता है। जैसे इसको भी एक्सपांड करा है आपने, तो इसका भी एक्सपांशन का एक तरीका होता है जो मैक्लॉरिन नामक एक आदमी ने दिया था, जो आगे चल के हायर मैथमेटिक्स में, है ना, ये 11th-12th में भी नहीं, बहुत हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम उससे एक चीज चुरा कर ला रहे हैं जिसे हम द्विपद सन्निकटन कहते हैं, या इसे हम असल में अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, है ना। सन्निकटन मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हुआ सर? देखो ये क्या लगभग, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग। तो जैसे अगर आपके पास क्या 1 प्लस एक्स की घात n, तो ये जो लगभग होगा बेटा ये हो सकता है 1 प्लस n को आगे मल्टीप्लाई कर लो nx। ठीक है, इसका उपयोग हम 1-2 जगह फिजिक्स में करने वाले हैं। जैसे गुरुत्वीय तीव्रता जब हम निकालेंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे। ठीक है,
और इसका उपयोग हम गणित में भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे मान के चलो मुझे एक सवाल कर लेते हैं हम, है ना, मुझे यहां पर 1.001 की घात 1/2 मतलब क्या है, √1.001 निकालना है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, है ना। ये कब करेंगे हम? जब x का मान 1 से बहुत छोटा हो, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कर देता हूं मैं। देखो क्या ये एक ही चीज हो रही है, 1 प्लस 0.001 की पावर 1/2। तो ये तो एक है, ये मेरे लिए x हो गया। क्या मेरा x 1 से बहुत छोटा है? हाँ सर बहुत छोटा है, 0.0011 से बहुत छोटा है, मतलब 1/1000 है, तो बहुत छोटा हो गया। तो मैं इस चीज को लगभगाते हुए लिख सकता हूं 1 प्लस ये जो घाते उसे आगे गुणा कर लूंगा, किसकी? x के साथ गुणा करना, ये मेरा x हो गया, है ना। ये क्या है मेरा x 0.001 जो कि 1 से बहुत छोटा है। तो देखो यार, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 0.001। अब इसको हल कर लूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा, है ना। ये एक खतरनाक सी ट्रिक है जो आप अपने कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो, है ना। मैं आगे चलकर फिजिक्स से पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि देखो यार, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर आप इसका वर्गमूल वगैरह बहुत आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका एक बार हम आंसर देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा सर? ये लगभग हो जाएगा 1 प्लस, देखो इसका हम भाग देंगे तो जाएगा 0.0005 करके देखो, 1 2 0 आएंगे, ये 1 है तो 1 का भाग नहीं दे सकते, तो एक और 0 आएगा, फिर 10 हो जाएगा वहां पर, तो 5 बचेगा। ये लगभग हो गया 1.0005। क्लियर है कहानी? तो मैं इस प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से ये सब सॉल्व कर सकता हूं ना। तो ये वैसे फिजिक्स तो नहीं है, है ना, ये तो गणित ही था। तो हमने बस इसका एप्लीकेशन समझा कि द्विपद सन्निकटन कैसे कर सकते हैं। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। तो ये सब कुछ हमने आज की क्लास में जो पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण सी बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार 2 सवाल कर लेते हैं क्विज के रूप में, है ना। तो क्विज के रूप में 2 सवाल करेंगे, उसमें जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, है ना, जो पूरा बीजगणित हमने पढ़ा उसी पर आधारित 2 सवाल होंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्विज के 2 सवालों के लिए। चलो भाई, तो चलिए आइए बेटा, अब हम क्विज कर लेते हैं। क्विज का पहला सवाल द्विघात समीकरण पे आपके सामने, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक आपको पता है, जैसे मैंने बताया था डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। चलिए बेटा, इसका जवाब जान लेते हैं हम। सवाल में जो हमें दिया गया है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था और आज की क्लास में थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा कि सर द्विघात समीकरण है, इसमें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक एवं भिन्न हमें हल मिलते हैं, वास्तविक एवं समान हल मिलते हैं d बराबर 0 के लिए, और d लेस देन 0 के लिए हमें अवास्तविक अर्थात काल्पनिक हल मिलेंगे। वाह, तो क्या हुआ? तीनों सही हो गए। तो तीनों सही तो हम कर नहीं सकते, चौथा एक बार ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त सभी सही, बिल्कुल सही बात। आंसर क्या जाएगा बेटा इसका? डी। चलो बेटा, तो क्विज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अब इस बार सभी को सही करना है, तैयार हो जाओ क्विज के अगले सवाल के लिए। वर्गमूल 0.99 की गणना कीजिए। अभी जो हमने द्विपद सन्निकटन पढ़ा उसी का उपयोग करो, जवाब बताओ, आंसर आ जाएगा।
चलिए बेटा इसका जवाब जान लेते हैं जल्दी से। हमारे पास दिया है सर वर्गमूल 0.99, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.99 की घात 1/2। सर ये तो एक प्लस माइनस प्लस तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम इसे लिख लो 1 माइनस 0.01 की घात 1/2। यार इसको हल करोगे तो 0.2 आएगा ना, बस हो गई कहानी खत्म। तो यहां पर अब हम इसे लगभग लिख सकते हैं, हमें पता है सर कि हमारा x जो हो गया वो 0.11 हो गया और x बहुत छोटा है 1 से, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 को आगे लिया 0.01। तो अगर इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.005, जिसे हम लिख सकते हैं 0.995। यही हमारा सही जवाब होगा। मतलब सही जवाब क्या होगा बेटा? ए आंसर। क्लियर इतनी कहानी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फटाफट 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा श्रेणी। श्रेणी में हमने 2 प्रकार की श्रेणी पढ़ी कि सर एक समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो भी 2 पद होते हैं, या अगर मैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद की बात करूं तो इनमें अंतर समान होता है। इसका जो व्यापक रूप हमने पढ़ा वो पढ़ा ए पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी nth पद होता है। इसमें जो योग का फॉर्मूला पढ़ा हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम लिख सकते हैं इसे n/2 a प्लस an। ये Sn nth पदों का योग का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने देखा गुणोत्तर श्रेणी। सर गुणोत्तर श्रेणी में ये होता है कि किन्हीं भी 2 पदों, पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद के मध्य अगर मैं अनुपात देखूं तो वह अनुपात समान आता है, और उसे हमने आर बोला था। इसका जो व्यापक रूप था वो हमने पढ़ा था ए गुणा आर, तृतीय पद a गुणा आर की घात 2, a गुणा आर की घात 3, ऐसे ही a गुणा आर की घात n-1 तक कहानी चलती जाएगी। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि अनंत पदों का अगर मुझे योग करना है तो वो होगा a/1 माइनस आर। फिर उसके बाद में हमने आसान सी कहानी समझी कि द्विपद सन्निकटन क्या होता है। सर 1 प्लस एक्स की घात n अगर आपके पास है और x बहुत छोटा है 1 से, तो हम इसे लगभग 1 प्लस nx लिख सकते हैं। चलो, तो ये सब कुछ हमने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलन। अब अवकलन क्या होता है पहले तो यह समझना होगा हमें। देखो भाई, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अवकलन क्या होता है। इसको समझने के लिए हमने माना कि यार देखो मेरे पास दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई एक समीकरण होता है ना। मुझे पता है बेटा काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार अवकलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, अवकलन वास्तव में होता क्या है। तो देखो बेटा, मेरे पास अगर y बराबर एक्स की घात 2 है ना, या x का वर्ग एक समीकरण है, और मैंने इसमें आपको बोला कि मुझे ऐसा कुछ निकालना है कि अगर y बराबर 1 से y बराबर 2 तक मैं परिवर्तन करूं, मतलब डेल्टा y, देखो यार ये क्या है, डेल्टा y है ना, डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब y में परिवर्तन। तो y में परिवर्तन कहां से कहां तक करा सर, y लिया आपने 2 और पहले लिया था 1। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जब y में इतना परिवर्तन हुआ है, y 1 से 2 हुआ है, तो उसमें ही x में कितना परिवर्तन आएगा। तो x में परिवर्तन क्या लिख सकता हूं, देखो कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे सर हम डेल्टा x से। तो डेल्टा x भी हमारे पास होगा x2 माइनस x1। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, जब y का मान 1 है तो x का मान कितना होगा। y का मान 1 है तो x का मान कितना होगा। तो ये कैसे लिख सकता हूं मैं, सर मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो गया है वर्गमूल y बराबर x। तो y का मान अगर मैंने 1 रखा तो x का मान जो x1 है मेरे पास वो आ जाएगा वर्गमूल 1 या 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास x2 निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, y2 का मान मेरे पास 2 है तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये इस हिसाब से मैंने हल कर लिया। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें
x में परिवर्तन कितना हुआ, तो क्या बोलोगे सर वर्गमूल 2 माइनस 1, या वर्गमूल 2 होता है 1.414 माइनस 1, तो इसे मैं 0.414 लिख सकता हूं बड़ी आसानी से। ये एकदम छोटा सा सवाल था, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोला होता कि अब मैं x में परिवर्तन कर रहा हूं, मेरा x जो है x बराबर 1 से x बराबर 2 तक गया, तो y में कितना परिवर्तन हुआ ये जानना चाह रहा हूं मैं, है ना। अभी मैंने y में परिवर्तन किया था तो x में कितना आया वो देखा, अब मैं x में परिवर्तन करके देखना चाहता हूं y में कितना परिवर्तन आएगा। तो सर ये निकालना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा y का मान, देखो इसमें ऐसा भी चिन्हित करता हूं, y का मान x बराबर 1 पर कितना है, ये होगा 1 का वर्ग मतलब 1। y का मान x बराबर 2 पर कितना है ना। ये सब गणित में चीजों को चिन्हित करने के प्रकार होते हैं यार, है ना। तो इसको हम बार बार ऐसा लिखे कि y का मान तो किस पर, तो सर एक डंडा खींचा x बराबर 1 लिख दिया, एक डंडा खींचा x बराबर 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सर 2 का वर्ग मतलब 4। तो अगर मैं यहाँ पर इनमें अंतर देखूं, डेल्टा y देखूं, तो डेल्टा y आ गया मेरा 3। चलो बहुत बढ़िया बात। तो मतलब ऐसा कुछ तुम कर सकते हो अपने जीवन में कि x में मैं परिवर्तन दूं तो y में परिवर्तन निकाल सकते हो। अच्छा, अब मान के चलो मैंने तुम्हें x में परिवर्तन दिया होता, ये इसका पहला अंश था, फिर मैंने x में परिवर्तन दिया, x बराबर 1 से x बराबर 1.1 तक, 1.5 तक हो गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो x का अंतराल था उसे कम कर दिया। तो अब देखते हैं y में कितना परिवर्तन आएगा। तो सर फिर से वही करना पड़ेगा क्या, हाँ बेटा फिर से वही कर ले। तो यहाँ पर जब x का मान 1 था y का मान 1 आएगा, जब x का मान 1.5 है तो 1.5 का वर्ग मतलब 2.25। अब इसमें जो अंतर होगा डेल्टा y वो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.25 माइनस 1। इसे हम लिख पाएंगे डेल्टा y बराबर 3 लिखा था यहाँ पर हम लिख पाएंगे डेल्टा y बराबर 2.25 माइनस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 1.25। मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैं यहाँ पर x का मान अगर x में परिवर्तन छोटा कर रहा हूं तो y में परिवर्तन भी छोटा हो पा रहा है, लेकिन मैं हल कर रख पा रहा हूं। ऐसे ही मान के चलो मैंने अगर बोला होता x बराबर 1 से x बराबर 1.1 तक और छोटा अंतराल कर दिया इसमें, तो अब y में परिवर्तन कितना आता, तो सर अब y में परिवर्तन लिखता मैं x बराबर 1 पर, y होगा 1 का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा, y का मान x बराबर 1.1 पर 1.1 का वर्ग। अरे ये कैसे कर रहा हूं, y बराबर x स्क्वायर मुझे पता है, तो ये जो 1.21। तो इसमें अगर मैं y में परिवर्तन देखता तो ये होता 1.21 माइनस 1, तो 0.21। सर हम तो सब कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। मतलब मैं अंतराल अगर छोटा करते जा रहा हूं तो तुम y में परिवर्तन बता पा रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। देखो अगर मैंने बोला होता x.1 से x में परिवर्तन कर रहा हूं मैं x.0001 तक, क्या इसे हल कर पाते? अब हम हल नहीं करेंगे, हमने 2-3 हल करके देख लिए, बस इतना बताओ क्या इसे हल कर पाते? क्या x यहां से यहां तक गया तो y में परिवर्तन निकाल पाते? हाँ सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। अच्छा, x बराबर 1 से x बराबर 1.000000001 में परिवर्तन निकालना है, निकाल पाते? मेहनत लगती। चलो कैलकुलेटर दे दिया तुम्हें, कर पाओगे? हाँ सर कर लेंगे। अच्छा, तुम सब कुछ ही कर पा रहे हो। x बराबर 1 पर y में परिवर्तन, अब बताओ, मेरा उद्देश्य है ये निकालना। असल में ये जो पूरी कहानी चल रही थी उसके पीछे ये था, हमें x बराबर 1 पर ही y में कितना परिवर्तन हो रहा है ये निकालना है। अब निकाल के बताओ। मतलब ये एग्जैक्ट x बराबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, अब ये नहीं बात कर रहा हूं मैं 1 से 1.0001 नहीं, अब 1 पर ही परिवर्तन निकालना है। तो मतलब क्या हुआ बेटा, मैं असल में जो मेरा अंतराल था उसे छोटा करते जा रहा था, छोटा करते जा रहा था, छोटा करते जा रहा हूं। तो कितना भी छोटा अंतराल कर दूं, अगर मुझे पता है कहां से कहां तक है, तो मैं समीकरण में
मान रख रख करके हल कर लेता हूं। लेकिन अगर ये मानो मेरे पास x बराबर 1 पर ही परिवर्तन निकालना है, अब ना हो पाए, अब नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब क्या हुआ, असल में मेरा जो डेल्टा x था, डेल्टा x क्या मतलब x में परिवर्तन, डेल्टा x बहुत छोटा हो गया है, डेल्टा x मेरा बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटू सा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर हमें इसी वजह से हमें उपयोग में लेना पड़ रहा है अवकलन। तो यहां पर क्या होता है बेटा, हमें बहुत बार यह चीज फिजिक्स में काम आएगी और अथाह बार काम आएगी। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान के चलो तुम गाड़ी पे बैठे हुए हो, अब तुम गाड़ी पे बैठे हो, तुमने, है ना, गाड़ी चला रहे हो, तो यहां पर तुमने एक्सीलरेटर बढ़ाया, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि तुम t=0 पर से गाड़ी पे बैठे, है ना, और तुम 5 सेकंड तक चले बढ़ती हुई वेग से। मैंने बोला t=0 से t=1 सेकंड में तुम्हारा वेग कितना बढ़ा या चाल कितनी बढ़ी, तो तुमने गाड़ी में मीटर देखा, सर ये था मैं 0 पर, अब हो गया मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर। हाँ, तो 20 मीटर ये परिवर्तन तुमने बता दिया 0 से 20। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें बोला t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के बीच में तुम चले जा रहे हो, बहुत देर तक चल रहे हो, तो परिवर्तन बताओ, बता पाओगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जब समय t बराबर 1 सेकंड था या जैसे ही तुमने गाड़ी शुरू करी उसके जस्ट 1 सेकंड बाद बताओ मुझे तुम्हारा वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल सी बात हो गई। क्यों? क्योंकि सर उस क्षण पर तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। देख, अगर उस क्षण पर कांस्टेंट होती या उस क्षण पर परिवर्तन ही नहीं होता तो तुम जब गाड़ी आगे बढ़ा रहे तो फिर परिवर्तन कैसे आ रहा है, जब यहाँ एक t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड में परिवर्तन है लेकिन t बराबर 1 सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं है ना, और मैं बोल रहा हूं लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये तो मूर्खता भरी बात हो गई। तो ये असल में क्या हो रहा है बेटा, उस क्षण पर परिवर्तन निकालना है। तो एक बहुत छोटे डेल्टा x में या बहुत छोटे डेल्टा t में जब भी हमें परिवर्तन निकालना होगा हम इस्तेमाल करेंगे अवकलन का। कहानी समझ में आई? चमकी अवकलन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस दुनिया में, ठीक है। तो डेल्टा x को अगर मैंने बहुत छोटा कर दिया तो डेल्टा y भी कुछ ना कुछ आएगा। तो मैं ऐसा निकालना चाह रहा हूं कि डेल्टा y में परिवर्तन डेल्टा x के सापेक्ष, ये क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे y में परिवर्तन x के सापेक्ष। मतलब x परिवर्तन करने पे y कितना परिवर्तित हुआ, तो ये सब अभी हम निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया बेटा तो हम इसे असल में कैसे चिन्हित करेंगे, हम इसे चिन्हित करेंगे d से, है ना। किससे चिन्हित करेंगे? d से। तो डेल्टा जो है हमारा वो d बन जाएगा और ये हो जाएगा dy बटा dx। क्या हो गया? dy बटा dx। फिर से समझते हैं कि जब डेल्टा y मतलब कि y में परिवर्तन बहुत छोटा हो या x में परिवर्तन बहुत छोटा हो तो हम उसे dy बटा dx से चिन्हित करेंगे और यही हमारा अवकलन कहलाता है। अब अभी भी तुम्हें थोड़ा सा फील कम आया मुझे पता है ना। बस इतना समझो कि डेल्टा की जगह मैंने क्या लिख दिया? d, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, है ना, मैं अभी x में परिवर्तन कर रहा हूं तो उसके कारण y में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हुआ है? पहली बात तो क्योंकि अभी मैंने जो समीकरण लिखा था वो y बराबर x स्क्वायर था, तो x और y के बीच में संबंध था। ऐसे ही y और z हो सकता है या a और b हो सकता है, किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जब भी परिवर्तन लिखूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं हमेशा dy बाय dx ही लिखूं मैं, है ना। अगर मान के चल मेरे पास सूत्र है s बराबर टी स्क्वायर, मतलब कि जब t में परिवर्तन आ रहा है तो s में कितना परिवर्तन आया, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? d बटा dt इंटू s। क्यों? क्योंकि मुझे t के परिवर्तन के सापेक्ष s में परिवर्तन देखना है, तो होगा ds बटा dt। क्या छोटी सी बात चमक रही है भाई सभी को? ठीक है। तो इस हिसाब से हम सारे परिवर्तन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सर ये d बटा dx या d बटा dt का चक्कर क्या है, ठीक है। तो इसी चीज की हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई,
असल में बेटा हम जो d बटा dx लिख रहे हैं, है ना, ये x क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मेरा जो समीकरण था इसके लिए y बराबर x स्क्वायर था, तो x में परिवर्तन था y के सापेक्ष, इसलिए d बटा dx लिखा। अब अगर t में परिवर्तन है तो d बटा dt लिखूंगा मैं। क्लियर है ना। यहां पर अगर t की जगह w होता तो d बटा dw लिख देता मैं। तो बेटा ये जो d बटा dx है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, एक ऑपरेटर कहलाता है ना। ऑपरेटर मतलब क्या होता है सर, देखो बेटा बचपन में तुमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा था, तो वो दिन याद करो जब आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा था, और ये चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा कठिन थी उस समय। आ रही बात समझ में, आपको नहीं पता चल रहा था। अगर मैं तुमसे बोलता कि यार एक काम करो 4 और 4 का योग करके बताओ, तो कैसे करते थे सर, 1 2 3 4, अच्छा फिर 4 और, तो 1 2 3 4, फिर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर मैंने तुम्हें ये बोल दिया होता कि 8 और 5 का योग करके बताओ, 8 धन 5 बताओ, तो करते 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 5 और आगे जाना है, 1 2, उंगलियां खत्म हो गई। तो ये उस समय बहुत कठिन लगता था तुम्हें 8 और 5 का योग करना, है ना, मतलब तुम्हें नहीं समझ में आता, तो सर उंगली खत्म हो गई, रोगे बैठकर। फिर अच्छा यहाँ भी सर ऐसी उंगलियां भगवान ने दी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 हो गया, फिर 5 और जुना, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ोगे, ये हो गए 9, है ना, 12, 1 13, अच्छा तो ये तो सर असल में 13 आएगा। अब आज अगर मैं तुम्हें बोलूं 8 और 5, तुम्हारे लिए बहुत आसान सी बात है, तुम चुटकियों में योग कर दोगे। तो बेटा वैसे ही जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीखा है ना, देखो तुम भगवान के घर से सीखकर थोड़ी ना आए थे कि यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह होगा, ऐसा कुछ होगा तो मुझे इनका योग करना है, ऐसा कुछ होगा तो इनका माइनस करना है, ऐसा कुछ होगा तो इनका गुणा करना है, ऐसा कुछ होगा तो भाग देना है। ये तो यहीं आके सीखा ना तुमने कि ऐसे चिन्ह होंगे तो इनका मतलब क्या होगा। तो वैसे ही बेटा d बटा dx जो होता है ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। अब हमें ये सीखना होगा कि अगर ये किसी के ऊपर लगाया जाता है तो असल में क्या होता है ना, क्या होता है। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, है ना, इसके लिए क्या होते हैं बेटा, कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले नियम की बात करता हूं, जो सबसे बेसिक और जो सबसे ज्यादा हमें फिजिक्स में यूज आने वाला है। सबसे पहला नियम होता है कि अगर मैंने लिखा d बटा dx है ना, और यहां पर y था, और मेरा y अगर x की घात n हो गया, क्या हो गया, x की घात n हो गया। अब ये n कुछ भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे सर d, y की जगह लिखेंगे x की घात n बटा dx। और इसका जो नियम होता है वो कहता है कि यार ये n को आगे गुणा कर लो और ये लिखो x की घात n माइनस 1। क्लियर है कहानी है ना। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है जो पूरे फिजिक्स में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर मान के चलो ऐसा होता कि सर y बराबर ax की घात n है, तो हम इसका dy बटा dx क्या लिखते हैं, तो ये होता बेटा d a x की घात n बटा dx। तो n जो है वो हमारा नियत है ना। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं, इस पे एक एग्जाम्पल मुझे लिखा हुआ है y बराबर 5x क्यूब, तो इसका मुझे अवकलन करना है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, इसका पुराने वाले का जो है उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे हम y बराबर x की घात 2 है ना। तो ये सब उसका एग्जाम्पल है, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। तो इसका नियम कहता है कि a को बाहर रख दो और फिर लिखो x की घात n बटा dx, और ये हो जाएगा a। इसका अवकलन जो होगा बेटा होगा n x की घात n माइनस 1। तो इसे लिखेंगे हम a n x की घात n माइनस 1। ठीक है, तो ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवकलन के नियम हैं जो हमें पूरे फिजिक्स में आगे भी काम आएंगे और जिसके लिए हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर मेरे पास a x n है, x की घात n है, तो उसको मैं इस हिसाब से हल कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? हाँ तो बेटा अब इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, देखो हम करने वाले हैं y बराबर x स्क्वायर जो था, तो इसका अगर अवकलन करना है तो मेरे पास बेटा n का मान जो है वो कितना आ गया है 2। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं dy बटा dx निकालना है मुझे, तो मैं लिखूंगा dy का मान है x की घात 2 बटा dx। अब ये क्या बेटा, n का मान 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 x की घात 2 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2x। ये मेरे पास dy बटा dx आ गया, मतलब x की घात 2 का मेरे पास अवकलन हो गया। इसी प्रकार से बेटा अगर मुझे y बराबर रूट x का अवकलन करना होता तो कैसे करता ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको होमवर्क में मिलेंगे, वो आपको करने हैं प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से। तो यहां पर होगा y बराबर x की घात 1 बटा 2 लिख सकता हूं मैं इसे, है ना। मेरे को dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx क्या होगा, देखो तो मैं लिखूंगा d x की घात 1 बटा 2 बटा dx। अब मेरे पास n का मान कितना है बेटा, n का मान है 1 बटा 2, तो मैं इसे लिखूंगा सर ये हो जाएगा 1 बटा 2 आगे आ जाए, x की घात 1 बटा 2 माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 बटा 2 x की घात माइनस 1 बटा 2, कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। तो ये बचेगा 1 बटा 2, ऊपर था माइनस 1 बटा 2, नीचे जाके हो जाएगा प्लस 1 बटा 2, है ना। और मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 रूट x, ये ऊपर था घुमाकर नीचे लिख दिया मैंने, तो ये इसका आंसर आ गया। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते बेटा हम इस पे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें और भी बेहतरीन एग्जांपल करेंगे हम। y बराबर मान के चलो मैंने लिखा 5x क्यूब, इसका मुझे अब अवकलन करना है। तो नियम क्या कहता है सर, इसमें नियम कहता है जैसे हमने नियम पढ़ा कि सर ये है d a x की घात n, तो a जो है उसे बाहर रख दो, मतलब जो नियत मान था उसे हम बाहर रख देंगे। तो इसमें जब dy बटा dx करेंगे तो y मतलब 5 को बाहर रख देंगे और लिखेंगे d x की घात 3 बटा dx, है ना। देखो बेटा इसे हम बाहर क्यों रख रहे हैं, है ना, इसे हमने निष्कासित क्यों कर दिया कि भाई भगा दो इसको, भगा दो, क्यों भगा दिया, क्योंकि वो नियत है। अगर मैं x में परिवर्तन करता हूं तो 5 में कोई परिवर्तन नहीं आता है, 5 में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नियम हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, x की घात 3 है तो 3 आगे गुणा हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा x की घात 2, तो ये हो गया बेटा 15x स्क्वायर। ये इसका जवाब आ गया। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण से हमने एग्जाम्पल किए हैं। अगली क्लास में ऐसे ही और भी एग्जाम्पल करेंगे ना, और साथ ही साथ हम इसमें और भी महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनको हम अवकलित कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में हमने श्रेणी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हमने द्विपद सन्निकटन पढ़ लिया, और अभी हमने अवकलन पढ़ा जिसका एक ही नियम महत्वपूर्ण सा हमने पढ़ लिया है। चलो बेटा, तो होमवर्क आपको ऐप में ही जैसे रोज देख रहे हो वैसे ही जहां पर क्लास खत्म होती है वहीं पर ही होमवर्क का कॉलम होता है, वहीं होमवर्क का टैब होता है, वहां से होमवर्क आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगली क्लास में मैंने आपको बताया अवकलन और इसके महत्वपूर्ण नियम देखेंगे, इससे से जुड़े बहुत सारे उदाहरण भी हम करने वाले बेटा। क्लियर है? तो जितना पढ़ाया रिवाइज कर लो। मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।